आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं कुछ चुनिंदा कविताएं और गजलें। ये कविताएं और ये सभी रचनाएं इससे पहले हमारे दैनिक संध्या टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और आपकी ही मांग के अनुसार हम इन्हें एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आने वाला है। इन रचनाओं के बाद आपको मेरी सहयोगी पल्लवी कुछ बेहतरीन किताबों के बारे में बताएगी और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनाएंगे एक रचनाकार की कविता खुद उनकी आवाज में। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। मीर तकी मीर साहब, इनको खुदाए सुखन कहा जाता है। सुखन क्या होता है? शायरी होती है। गजल को सुखन कहा जाता है एक तरह से, शायरी को, तो इसके खुदा कहा जाता है। मीर तकी मीर, आपने कई बार सुना भी होगा मीर। तो ये मीर तकी मीर से इनकी एक गजल है ओंकार जी, 18वीं शताब्दी में लिखी गई गजल है। सुनिएगा। क्या कहूँ तुमसे मैं कि क्या है इश्क, क्या कहूँ तुमसे मैं कि क्या है इश्क, जान का रोग है बला है इश्क। क्या आगे सुनिए। इश्क ही इश्क है जहां देखो, इश्क ही इश्क है जहां देखो, सारे आलम में भर रहा है इश्क, सारे आलम में भर रहा है इश्क। इश्क है तर्ज तौर इश्क के तई, इश्क है तर्ज तौर इश्क के तई, कहीं बंदा कहीं खुदा है इश्क, कहीं बंदा कहीं खुदा है इश्क। इश्क माशूक इश्क आशिक है, इश्क माशूक इश्क आशिक है, यानी अपना ही मुब्तला है इश्क। आगे कहते हैं गर परस्तिश खुदा की साबित की, गर परस्तिश खुदा की साबित की, किस सूरत में हो भला है इश्क। आगे है हमारे भी तौर का आशिक, है हमारे भी तौर का आशिक, जिस किसी को कहीं हुआ है इश्क, जिस किसी को कहीं हुआ है इश्क। आगे अंत में मतलब देखिए, मीर जी जर्द होते जाते हो, मीर जी जर्द होते जाते हो, क्या कहीं तुमने भी किया है इश्क, क्या कहीं तुमने भी किया है इश्क। मीर तकी मीर साहब की ये गजल। नरेश कुमार शाद साहब जी, बहुत बड़े शायर, कम उम्र में निधन हो गया था 1969 में। इनका मुंबई रहते थे, बहुत अच्छा लिखते थे। देखिए इनकी एक गजल है नरेश कुमार शाद साहब की जी। बिजलियों की हंसी उड़ाने को खुद जलाता हूं आशियाने को। समझिए बात को जरा। बिजलियों की हंसी उड़ाने को खुद जलाता हूं आशियाने को, रो रहा है अगरचे दिल फिर भी, रो रहा है अगरचे दिल फिर भी, मुस्कुराता हूं मुस्कुराने को, मुस्कुराता हूं मुस्कुराने को। आगे मुतलकन दिलकशी न थी उसमें, मुतलकन दिलकशी न थी उसमें, कौन सुनता मेरे फसाने को, कौन सुनता मेरे फसाने को। आगे छीन ली उसने ताकते परवाज, छीन ली उसने ताकते परवाज, आग लग जाए आशियाने को। क्या बात, आग लग जाए आशियाने को। और मतलब देखिए, शाद शाद इतना ही हम समझते हैं, शाद इतना ही हम समझते हैं, हम समझते नहीं समाने को, क्या बात, हम समझते नहीं समाने को। नरेश कुमार शाद साहब की ये गजल ओंकार जी। कि जरा अदब से उठाना इन बुझे दियों को, इन्होंने रात भर सबको रोशनी दी थी। क्या बात है। किसी को जलाकर खुश होना अलग बात है, इन्होंने खुद को जलाकर रोशनी की थी। स्वप्निल तिवारी साहब युवा शायर हैं ये, और ये बहुत अच्छा लिखते हैं। ये कुछ कुछ वैसा लिखते हैं जैसे गुलजार साहब लिखते हैं। आप इनकी गजल कभी हो सके तो पढ़ना, मैं बीच बीच में सुनाने की कोशिश करूंगा। एक छोटी सी गजल लाए हैं स्वप्निल तिवारी। जी बहलता ही नहीं खाली कफस से, जी बहलता ही नहीं खाली कफस से, रंग जैसे उड़ गए हो कैनवस से। क्या बात, रंग जैसे उड़ गए हो कैनवस से। और कम याद आओगी अगले बरस, और कम याद आओगी अगले बरस, तुम अब के कम याद आई हो पिछले बरस से। क्या बात। और कम याद आओगी अगले बरस, तुम अब के कम याद आई हो पिछले बरस से। क्या बात। फिर बचा जो चांद, फिर बचा जो चांद, वो मैं पी गया था, फिर बचा जो चांद वो मैं पी गया था, सब हुए मदहोश ज्यों ही उस चरस से। क्या बात। तो ये जी तिवारी साहब की गजल राजेश, छोटी सी है। कि फिर गलत फहमी में डालकर चल दिए, फिर गलत फहमी में डालकर चल दिए, जाते जाते मुस्कुराना जरूरी था क्या। निर्मल असो साहब धर्मशाला के साहित्यकार, इनकी एक बड़ी भावपूर्ण कविता है जी, गुड़िया, बेटी से जुड़ी हुई। मैं आपको शीर्षक बता देता हूं पहले। पत्थरों से खेलती गुड़िया। क्या बात। एक बेटी की बात है, बेटी की कहानी है, बेटी के संघर्ष की बात है। सुनिए जरा। मुन्नी की गुड़िया जल गई पालने में, मुन्नी की गुड़िया जल गई पालने में, कितने पत्थर लगे
कितने चाकू चले, वह खेलती रही इन्हीं पत्थरों से जब तक नहीं टूटी इन्हीं पत्थरों से। क्या बात। याद है उसे जब कोई पापा शोरूम से उसे खरीद रहा था, वो हाथों का स्पर्श जांच रहा था। क्या बात। आगे, गुड़िया क्यों गुड़िया ही बनी, गुड़िया क्यों गुड़िया ही बनी, उसके हिस्से की जिंदगी क्यों इस सांचे में ढली। वाह। वो एक बाप की गुड़िया थी। सही है। वो एक बाप की गुड़िया थी, यहाँ एक ख्वाब की गुड़िया बनी। क्या बात। गुड़िया होना ख्वाब क्यों होता है, गुड़िया होना ख्वाब क्यों होता है, बाप के हाथ में यह करिश्मा भी दाग सा क्यों होता है। क्या बात। आगे, बहुत खूब। गुड़िया ने मेरे साथ बटोरे थे चांद सितारे, गुड़िया ने मेरे साथ बटोरे थे चांद सितारे, शायद वही होगा गुड़िया बने रहने का राज कभी। क्या बात। आगे, गुड़िया पालन से बड़ी होती गई, गुड़िया पालन से बड़ी होती गई, गुड़िया आलम से बड़ी होती गई। वाह। और एक दिन घर शोरूम बन गया। सही है। और एक दिन घर शोरूम बन गया। आगे देखिए, यह बाप का शोरूम था, यह बाप का शोरूम था और गुड़िया सिर्फ एक गठरी सी बांध दी गई किसी के आंगन में, उसे मेरी तरह ही कोई स्पर्श कर रहा था, आंचल में दर्द भर रहा था। आगे, गुड़िया खुद में गांठ है, गुड़िया खुद में गांठ है, अपनी ही गांठ से खुद को बचाती हुई तल्लीन भूल जाती है हर पत्थर से मिला दर्द, कितने पत्थर हैं उसके आसमान के नीचे। वाह, क्या आगे, बात। पत्थर कभी दबोच लेते, कुचल देते, फिर भी वह टूटती नहीं, आगे देखिए, ध्यान दीजिए जरा जी। उसके आंचल में फिर कहीं कोई गुड़िया पल रही, फिर एक पालना गुड़िया के पांव देख रहा, तमाम पत्थरों के बीच उसे चलना है। क्या बात। तमाम पत्थरों के बीच उसे चलना है। निर्मल असू साहब की रचना राधे श्याम। कि जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। क्या बात है। भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं रखता। पृथ्वीपाल सिंह HAS अधिकारी हैं राजेश जी। इनकी हम रचनाएं आपको सुनाते रहते हैं। एक कविता देखिए इनकी, कविता कह लीजिए, गजल कह लीजिए, लेकिन है बहुत प्यारी। जात क्या है मजहब, जात क्या है मजहब, फिरका परस्ती चीज क्या है। क्या बात। जात क्या है मजहब, फिरका परस्ती चीज क्या है, कौन सी बोली है किसकी, कौन सा रंग चाम का है। क्या बात। कौन क्या खाता है घर में, कैसे खुद को ढांपता है, कौन झुकता है कहां पर, कौन किसको आराधता है। क्या बात। आगे देखिए, मैं इन अंधी नफरतों का शुक्र है किस्सा नहीं हूं। वाह। मैं इन अंधी नफरतों का शुक्र है किस्सा नहीं हूं, इंसान हूं खुद भी और औरों को भी वही मानता हूं। क्या बात। इंसान हूं खुद भी और औरों को भी वही मानता हूं, इसलिए शायद मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं। इसलिए शायद मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं हूं। हाँ जी, पृथ्वीपाल सिंह की ये रचना राजेश निर्मल असू साहब धर्मशाला के साहित्यकार, इनकी एक रचना है। देखिए ये कहाँ वर्तमान में जो हालात हैं देश में उससे जुड़ी हुई है। झंडों से जूझती हवाएं, जरा शीर्षक पे ध्यान दीजिएगा, झंडों से जूझती हवाएं। अब देखिए, इन झंडों से हवाओं को कैसे मापें, ये अपनी ही हवाओं में मशगूल हैं। वाह, क्या बात। जो मेरे करीब उतर के आई थी, यही एक हवा मेरी तरह मजबूर थी। जो मेरे करीब उतर के आई भी, यही एक हवा मेरी तरह मजबूर थी। आगे सुनिए, चारों दिशाओं की हवाएं इसी झंडे पर आकर लड़ी, सहमी एक दूसरे के विपरीत अपने अपने आकाश बांट रही। क्या बात। झंडे अपनी ही कौम पर कसे हुए, झंडे अपनी ही कौम पर कसे हुए उतरे हैं मैदान पर तने हुए, सख्त पहरों में भी कौन फहरा सका, कहीं ना कहीं वजूद में फंसा हुआ। क्या बात। आगे देखिएगा, झंडा अदब है सियासी सलूक का, झंडा अदब है सियासी सलूक का,
तिजोरी में बंद किसी सिंदूर सा, पार्टियों का श्रृंगार झंडे के उधार में, हर बार चुनाव से ऋण मांगता हुआ। आगे आगे अभी और है। झंडे अब हवा छोड़ते हैं अपनी ही भरी हुई से, जब भाव पूछते हैं तो सामने फटे हुए चीखते हैं उसी तरह, जैसे सड़क पर टूटी बिखरी आशाएं हर बार खड़ी होती हैं और ऊंचे से झंडे को निहारती हुई टूटती हैं। क्या बात है। तब झंडा ऊपर से देखता है, तब झंडा ऊपर से देखता है कितना छोटा है इंसान, कितना छोटा है इंसान, और झंडे के नीचे लेटा हुआ आसमान भी, और झंडे के नीचे लेटा हुआ आसमान भी। अब झंडे खुद हैरान हैं, झंडे खुद हैरान हैं, देश में कितना इंतजाम है। फटे हुए सिल रहे और साबुत सभी तमाशबीन हैं। फटे हुए सिल रहे और साबुत सभी तमाशबीन हैं। अब देखिएगा आगे क्या कहते हैं। झंडा अब डराने लगा है, झंडा अब डराने लगा है, भीड़ की तरह भगाने लगा है। झंडा अब डराने लगा है, भीड़ की तरह भगाने लगा है। झंडे पर जीत का सेहरा जनता को सताने लगा है, जनता को सताने लगा है। आगे, विभाजित रोशनी में दूर किसी चूल्हे से बनती बिगड़ती रोटी टुकुर टुकुर देख रही है, बनती बिगड़ती रोटी टुकुर टुकुर देख रही है। झंडे की आहट में वजूद घसीट रही है, और झंडा अंधा उन्हीं हवाओं में अपने हाथ मल रहा। झंडा अंधा अपनी उन्हीं हवाओं में अपने हाथ मल रहा, जो कल तक सहलाती थी आज युवाओं के साथ हैं। इन्हीं हवाओं ने जला दी वो सारी संपत्ति, इन्हीं हवाओं ने जला दी वो सारी संपत्ति, जहां आई है सरकारी हालात पर विपत्ति, जहां आई है सरकारी हालात पर विपत्ति। आगे, हवा युवाओं को विचलित करती क्यों रगड़ खा गई, हवा युवाओं को विचलित करती क्यों रगड़ खा गई। देश के इत्मीनान को क्यों लड़ा गई, देश के इत्मीनान को क्यों लड़ा गई। निर्मल असू साहब की रचना। कलम के धनी या कमाल के कलमकार कह लीजिए आप, साहिर लुधियानवी साहब की ओंकार जी। देखिए छोटी सी गजल है, बहुत प्यारी गजल इन्होंने लिखी है कि पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। क्या बात है। पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। क्या सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। क्या बात है। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन कर पाओ तो कोई बात बने। क्या बात है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। रंग और नस्ल, जात और मजहब जो भी है आदमी से कमतर है। क्या बात। रंग और नस्ल, जात और मजहब जो भी है आदमी से कमतर है। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने। और आगे लिख रहे हैं कि नफरतों के जहान में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है। मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। नफरतों के जहान में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है। दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने। दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने। दर्शकों, अब आप मिलिए पल्लवी से और जानिए कुछ किताबों के बारे में। धन्यवाद वंशिता। तो आज जो किताब समीक्षा के लिए हमारे पास आई है उसका शीर्षक है घास का मैदान। किताब को लिखा है शेर सिंह ने। किताब एक कहानी संग्रह है। किताब में आम आदमी की तकलीफें और बेबसी को कहानियों के जरिए बताने की कोशिश की गई है। किताब में अंधेरी सुरंग, अटूट बंधन, कठिन राह की यात्री आदि कहानियां आपको पढ़ने को मिलेंगी। किताब का प्रकाशन हुआ है भावना प्रकाशन दिल्ली में और मूल्य है मात्र 450 रुपए। तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें। अब हमारी अगली किताब का नाम है बेअसर बरसते मेरे नैन। किताब को लिखा है अनिल शर्मा नील ने। बेअसर बरसते मेरे नैन वर्तमान समय में कोरोना काल के कारण उपजे हालातों को बयां करता काव्य संकलन है। सामाजिक जीवन के तानों बानों को लेकर रची गई ये कविताएं पाठकों को जरूर पसंद आएंगी। किताब के प्रकाशक हैं निखिल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आगरा और मूल्य है मात्र 300 रुपए। तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें। अब आपको वापस लिए चलते हैं वंशिता के पास।
तो ये थी आपके साथ पल्लवी। अब समय है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति का, तो आप सुनिए नाहन से पंकज तन्हा की कविता खुद उनकी आवाज में। मैं तुम्हें एक खत लिखूंगा, मैं तुम्हें एक खत लिखूंगा, खत में सबसे पहले तुम्हारा नाम, फिर तुम्हें प्यार लिखूंगा। लिखूंगा चंद शेर तुम्हारे मरमरी बदन पर, आँखों को मृगनयन, जुल्फों को घटाएं, हंसी को धूप खिली, बातों को मधुशाला लिखूंगा। मैं तुम्हें एक खत लिखूंगा। लिखूंगा तुम्हारी शिकायतें, तुम्हारी शरारतें, तुम्हारी नादानियाँ, कुछ झूठ, कुछ सच, कुछ तुम्हारा रूठना, कुछ अपना मनाना लिखूंगा। मैं तुम्हें एक खत लिखूंगा। लिखूंगा चंद बातें तुम्हारी प्यार भरी, कुछ गुस्से की फुलझड़ियाँ, कुछ तुम्हारा इनकार, कुछ अपना इकरार लिखूंगा। अंत में खुद को तुम्हारा लिखकर नीचे अपना नाम लिखूंगा। मैं तुम्हें एक खत लिखूंगा। खत लेकर जब कासिद तुम तक पहुंच जाए, इसे मत पढ़ना। खत लेकर जब कासिद तुम तक पहुंच जाए, इसे मत पढ़ना। मैं तो पागल हूँ, खत में जाने क्या क्या लिखूंगा। मैं पंकज तन्हा, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश से। धन्यवाद। अगर आप भी कविताएं लिखते हैं तो उठाइए अपना फोन और बनाइए अपनी स्वरचित कविताओं के वीडियोस और भेजिए दिव्य हिमाचल टीवी को। चयनित होने पर आपकी रचना पहले हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा। उस नंबर के माध्यम से आप अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे इस खास कार्यक्रम के साथ अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। तब तक बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।